सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुनीता झा एक बार फिर से हाजिर हूँ और अपने वादे के अनुसार मैं सूखी डाली एकांकी का तीसरा भाग भी लेकर आ चुकी हूँ। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि एक संयुक्त परिवार है जिसके मुखिया हैं दादाजी, दादा मूलराज, और वो नहीं चाहते कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य परिवार को छोड़कर अलग रहे। लेकिन उस परिवार में आई हुई छोटी बहू जो है बेला, वो उस परिवार को अपना नहीं पा रही है, क्योंकि उस जिस घर से वो आई है वो बहुत ही समृद्ध था और वो एक छोटे से परिवार से, जहाँ ज़्यादा सदस्य नहीं थे, वहाँ से आई है। और इतने बड़े परिवार के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है, जिस बात को लेकर उनके पति और उन्होंने ये भी विचार किया कि वो अलग रहें, लेकिन दादाजी को ये मंजूर नहीं था। और इसलिए दादाजी ने पूरे परिवार को बुलाकर ये समझाया कि बेला के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से व्यवहार किया जाए, ताकि उसे परायापन यहाँ महसूस ना हो, वो इस परिवार को अपना सके। इसलिए पूरा परिवार मिलकर कोशिश करे। और दादाजी के ये समझाने के बाद पूरा परिवार उसे ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान देने लगता है, जिससे बेला और भी ज़्यादा विचलित हो जाती है और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि सब उसके साथ इतना बदल क्यों गए, सब उसके साथ इतना इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उसे ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि वो सबसे छोटी है। तो अब आगे देखते हैं कि इस उपाय का जो दादाजी के द्वारा किया गया और परिवार वाले कर रहे हैं, उसका इस परिवार पर, बेला पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि कोई भी बेला के साथ बैठती नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके समय का नुकसान होगा। बेला बार बार सबको बैठने कहती है, सब उसका इतना ज़्यादा सम्मान कर रही है, उसे खुद से बड़ा बता रही है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और उसे लग रहा है कि सब लोग उसे कांटों में घसीट रहे हैं, यानी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं उसे बड़ा बोलकर, जबकि वो सबसे छोटी है। और उनके अंदर आए हुए बदलाव को देख करके भी बेला बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहती है कि आप सब मेरे साथ ऐसा परायों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और ये सुनकर मंझली भाभी अचंभित हो जाती है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिससे बेला को लग रहा है कि उसके साथ परायों सा बर्ताव किया जा रहा है। और ये सब सोचते हुए वो थोड़ी अपने आप से ही बड़बड़ा रही होती है। मंझली भाभी जैसे अपने आप से परायों का सा, वो समझ नहीं पाती है कि बहू ने ऐसा क्यों कहा। बाहर से मंझली भाभी के कहे की आवाज आती। दूसरे क्षण वह और इंदु पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु सच? मंझली बहू हंसी रोककर, और क्या मैं झूठ कह रही हूं? अपनी इन दो आंखों से देखा है। और हंसती है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली। यहाँ किसी बाहर वाले की बात हो रही है, पड़ोसी की बात हो रही है, जो अपने हाथों से ही अपने पूरे छत को खोद डालती है। और बंसीलाल वहां से मुंह देखते रह गए। सब ठहाकर मारकर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने। मंझली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती मतलब बैठ जाती है। उसकी एक और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंझली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंझली भाभी कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़कर फेंक दी छत मलावी ने। मंझली बहू, मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए। बंसीलाल महाशय ताका किए, मुटुर मुटुर सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए, उसे रोक नहीं पाए छत को खोदने से। सब ठहाका लगाती है। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। मंझली बहू, रसोई की। और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए। मतलब अभी उस पर छत डाला गया, यानी जो फूस का छत होता है वो मजदूरों के द्वारा वो छाया जाता है और फिर उसको जब खराब हो जाता है तो हटाकर दोबारा लगाया जाता है। तो अभी वो बन के गया था और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मलावी मारो मारो करते हुए आ गई वहां से मलावी। और जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने, यानी कि बंसीलाल जो है वो मलावी का देवर है, तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है।
लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। और जब उसे पता चला कि उसके देवर ने छत डाली है तो उसने क्या किया, गुस्से में पूरी छत ही उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मोटो मोटो, और जब पूरा पूरा टूट गया तो फिर वो क्या कर सकते थे। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसती है, पर बंसीलाल का लड़का मंजली बहू गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा था। ताल ठोकना मतलब जांग पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे ताल ठोक रहा था। ताल ठोकना मतलब लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए किसी को ललकारना। इंदु ताल ठोक रहा है, मंजली बहू कहा लगाती है, सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, और इधर, यानी कि जब उधर वो छत उखाड़ रही है उस समय सिर्फ यहाँ पे वो ललकार रहा और कुछ कर नहीं पा रहा है। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है रखे पांव घर के भीतर। यानी वो बाहर खड़ा खड़ा ताल ठोक रहा, ललकार रहा है, लेकिन सामने जाने की उसे हिम्मत नहीं होती क्योंकि मलावी बहुत क्रोध में है और वो कहती है जो इधर पांव रखेगा उसके साथ बहुत अच्छा नहीं होगा। सब हंसती है। इंदु उंगली होठों पर रखकर, भाभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बेला एकदम शांत हो गए हुए माहौल को समझ सकती है और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है बेला और कहती है, बेला क्यों जीजी आप चुप हो गई, जरा हंसकर किस बात पर कह लगाए जा रहे हैं। मंजली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंजली बहू जल्दी से उठकर, आइए आप इधर बैठिए। सब अपनी कुर्सी तक उसे देने को तैयार हो जाती है जबकि वो सबसे छोटी है। ये सब दादाजी के कहने का असर है। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती है। आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता यानी एकदम शांति छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है, बेचैनी है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों। अब इंदु फिर से बैठने के लिए कहती है। बेला मुड़कर क्लांत यानी बहुत दुखी, उदास, मुरझाए हुए स्वर में कहती है तथा भारी स्वर में, मैं तो इधर ही जा रही थी। यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन्न हंसी के साथ बहुत उदास होकर वो हंसते हुए कहती है, हंसिए, कह कहे लगाए, आप लोग हंसते रहिए, कह कहे लगाइए, मैं इसमें बाधा नहीं डालूंगी। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। मंजली बहू, मैं कहती थी ना कि इस ओर ना आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। मंजली बहू खुद को ही धिक्कारती है कि मैं क्यों इस तरह से हंसी। इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने को। इंदु बेचारी मायूस हो जाती है। मंजली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे, मंजली बहुत बहुत घबरा जाती हैं कि हाँ अगर ये बात दादाजी को पता चल गया तो काफी क्रोधित होंगे। इंदु, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। इंदु फिर से मजबूरी बताती है कि इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहां बैठा जा सके। मंजली बहू, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कहा लगाकर हंस पड़ती है, फिर से हंसती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में, और वो चाहती है कि उसके कमरे में जाकर हंसना जारी रहे। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंजली भाभी, ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। बड़ी बहू से, हम तो गोदाम में जा रही हैं, चलो गेहूं छटवा लें। सब काम के लिए चारों तरफ बिखर जाती हैं, वहां से हट जाती हैं। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, गेहूं को छटवाने के लिए की बात हो रही है कि उसके लिए वो कब की गई हुई है, और उसके बाद दिन का अंत, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरिया चली जाएगी, और उसके बाद जब दिन खत्म हो जाएगा तो महरिया यानी कि नौकरानियां जो हैं वो भी चली जाएंगी, तो फिर किससे छटवाया जाएगा। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चली चलो। ये दोनों चली जाती हैं। मंजली बहू, मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। पारो, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। लल्ला उसका बेटा होगा।
मंझली बहू अपने आप से, या छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई। बाज यानी कि जिसको हम लोग हॉक बोलते हैं इंग्लिश में, बड़ा शिकारी पक्षी। हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भागकर उसके पास जाती है। मंझली बहू, सुनी तुमने मलावी की बात? फिर से मंझली बहू वही बात बता रही है बड़ी भाभी को। खोद डाली उसने सारी की सारी छत, और फिर से वो हंसती है। बड़ी भाभी, मलावी ने छत खोद डाली? बड़ी भाभी, मलावी ने छत खोद डाली? मंझली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती है। हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गए, मलावी मारो मारो करती। बड़ी भाभी, पर? मंझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं, यानी पूरी जो सभा थी वो बिखर गई है। अब वहां परेश और बेला बातें कर रहे हैं। बेला आर्द्र कंठ से, भीगे हुए कंठ से, यानी रुलाई के जैसी उसकी आवाज आ रही है। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंझली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से, मुर्गी के छोटे बच्चे शिकारी पक्षी बाज से जैसे डरते हो, बिल्कुल उसी तरह। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। सबने चुप रहने का किसी ने आदेश दे दिया हो, संकेत दे दिया हो। परेश, पर इसमें? बेला, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती है। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। अब जो बेला पहले अपने अनादर को लेकर दुखी थी, अब इस बात से दुखी है कि सब उसका कुछ ज्यादा ही आदर सत्कार करने लगे हैं। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो। तुम जो चाहती थी वो सब तुम्हें मिल रहा, अब और क्या तुम्हें चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है यह कहते हुए। बेला निढाल, यानी कि बहुत थकी हुई सी बेचैन होकर कुर्सी में धंस जाती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, और सिसकने लगती है, रोने लगती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर, भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, है भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछकर, नहीं, मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। उसे अब इतना ज्यादा सम्मान सहन नहीं हो पा रहा है। इंदु, तो भला कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तुम मुझे यो जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। पहले तुम किस तरह से भाभी कहकर बुलाती थी, पर अब तुम मुझे जी कह के बुलाने लगी हो। तो इंदु जैसे ही कहती है कि मैं तब तक नहीं जानती थी कि मुझे आपको कितना सम्मान देना है, लेकिन दादाजी ने कहा था। और दादाजी का नाम सुनते ही बेला सहसा चौंक जाती है, अचानक चौंक जाती है। दादाजी ने क्या कहा था? इंदु बताती है, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? बेला ये जानना चाहती है। मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। इंदु कहती है, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। उसके बाद चुप रह जाती है। बेला, ओह यह बात है। अब बेला समझती है आखिर इस बदलाव का कारण क्या है। इंदु, दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। ऐसा दादाजी का विचार है जो कि वो
बेला को बता रही है। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और हम काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती, मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु कहती है, यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, लंबी सांस छोड़ती हुई, गहरी सांस छोड़ती हुई कहती है, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। बेला अब इस बात को समझती है कि उसने इस परिवार के स्नेह को गलत समझा। साथ ही वो ये भी अब समझ रही है कि परिवार के लोग भी उससे गलत समझ रहे हैं। उन लोगों को जो लग रहा है कि इसे आदर सम्मान चाहिए, आराम चाहिए, वो ऐसा सच में नहीं है। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी। फिर से बेला उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। बेला कुछ सोचकर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज होंगे। इंदु घबराती है। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, अभी उसके मन से सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार से वो कहती है, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े? बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए हैं। आज बेला को धोने के लिए कोई कपड़े नहीं है, सलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरी सहायता करती हूँ। दोनों चली जाती है। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मेले में ले चलेंगे। दादा मल्लू से बात करते हुए आ रहे हैं। जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। मल्लू, मैं उड़न खटोला लूंगा। और सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं मतलब अचानक से रुक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, हैं छोटी बहू? इंदु बाहर से, तभी इंदु घबरा कर बाहर से ही आवाज देती है कि मैंने तो बहुतेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। मतलब बहुतेरा मतलब बहुत ज्यादा कहा। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ लिख कर। उसके बाद दादाजी को और आगे बोलने नहीं देती इंदु कहती है, जो अपनी भाभी के साथ ही आकर खड़ी हुई थी। मैंने बहुतेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। अब ये भाभी शब्द सिर्फ सुनकर दादाजी कहते हैं, उन्हें इंदु के स्वर का अनादर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कहते हैं, इंदु तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। और दादाजी की बात को रोक कर बेला कहती है, भावावेश के कारण, यानी बहुत भावुक होकर, उसके गले, उसके कंठ जो हैं रुंधे हुए हैं, आवाज जो है रोने जैसी लग रही है। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते। दादाजी की ही बात इंदु उन्हें कहती है, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? इंदु इस पूरी वाक्य में बहुत गूढ़ बात कहती है और कहती है कि दादाजी, आप चाहते हैं कि पेड़ की हर डाली पेड़ से जुड़ी रहे, लेकिन क्या एक सूखी हुई डाली पेड़ के समृद्धि में बढ़ोतरी कर सकती है? अगर कोई डाली उसी पेड़ में लगी रहे और लगी ही मुरझा जाए तो क्या ये अच्छा होगा? ये बात कहते कहते वो सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। दादाजी उस बात को सोचने लगते हैं और सहसा पर्दा गिर पड़ता है, और पर्दा गिरता है यानी कि एकांकी खत्म हो जाती है। बच्चों, इसका पूरा मतलब है कि आप जैसे चाहते हैं कि पूरी डाली एक साथ मिलकर रहे, पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहे, लेकिन अगर इस तरह का व्यवहार, बिल्कुल अलग सा व्यवहार मेरे साथ किया जाएगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और उस बेचैनी में शायद मैं कभी सुखी ना रह सकूं, जो कि इस परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो सहायक पुस्तिका है, सहायक पुस्तिका में सूखी डाली का लेखक के परिचय के साथ साथ कथानक आदि भी बहुत विस्तार से दिया हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत हद तक कहानी समझ में आ जाएगी और मैंने आपके लिए विस्तार से तो ये बता ही दिया है। अब फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। यहाँ पर इस कहानी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता भी दी हुई है। इस कहानी के उद्देश्य में आप ये लिख सकते हैं कि ये एकांकीकार ने परिवार के एकजुटता
या साथ में मिलकर रहने की बात को कितना महत्व दिया है। उन्होंने इस बात को बताया है कि परिवार जब तक साथ में रहता है तभी उसकी तरक्की होती है, उसकी वृद्धि संभव हो सकती है। लेखक ने इसमें बहुत अच्छे से पेड़ की तुलना परिवार से की है कि पेड़ अगर हरा भरा है तो उसकी वजह है उसकी डालियां, उसके पत्ते। उसी तरह परिवार का हर सदस्य महत्वपूर्ण है। और साथ ही यहाँ पर लेखक ने ये भी बताया है कि एक अनुभवी और समझदार मुखिया जो होता है वो अपने परिवार को, अपने समाज को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता है। शीर्षक की सार्थकता। बच्चों, ये बेला ने अंत में दादाजी से जो बात कही उसी से प्रभावित होकर इस एकांकी का नाम सूखी डाली रखा गया हो सकता है। बताना कि पेड़ की डालियां उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसी तरह परिवार के हर सदस्य का साथ होना, साथ होते हुए भी सब में एकता बना रहना, प्रेम बना रहना कितना आवश्यक है, ये बताने के लिए। और इस पेड़ के और इस डाल के बात को समझाते हुए जो बताया गया है कि अगर डाली सूख जाए तो पेड़ की समृद्धि नहीं हो सकती, उसी तरह परिवार अगर दुखी हो, कोई सदस्य अगर दुखी हो तो परिवार भी सुखी नहीं रह सकता। तो बच्चों, यहाँ पे दादाजी का चरित्र चित्रण भी दिया है। दादाजी बहुत अनुभवी, समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कितनी समझदारी से ये उपाय किया कि बेला को स्वयं ही महसूस होने लगा और उसने स्वयं आगे बढ़कर उस परिवार को स्वीकार कर लिया। दादाजी की ये योजना कितने अच्छे तरीके से काम कर गई। दादाजी ने उसे अतिरिक्त सम्मान देने की कोशिश की, जिससे कि बेला को यह महसूस होने लगा कि वो सबसे अलग नहीं है, उसे सबसे अलग नहीं रहना चाहिए। बच्चों, बेला के बारे में भी यहाँ पे बहुत विस्तार से दिया हुआ है कि बेला जिस परिवार से आती है उस परिवार का और जिस परिवार में आई है उस परिवार का रहन सहन बिल्कुल अलग है, जिसमें वो सामंजस्य नहीं बिठा पाती। उसे थोड़ा सा घमंड भी होता है अपनी शिक्षा दीक्षा का और अपने परिवार के समृद्धि का। लेकिन धीरे धीरे जब वो देखती है कि सभी उससे अलग हो रहे हैं, उसको ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, तो उसने बहुत समझदारी से दादाजी से यह बात कही कि मैं इस परिवार में रह तो लूँगी, लेकिन अगर इस तरह का बर्ताव होता रहा तो मैं वो। तो बच्चों, देखा आपने संयुक्त परिवार का मूल्य क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही एक परिवार में रहकर उसकी अवहेलना को झेलना कितना कठिन होता है। परिवार में रहते हुए भी परिवार से दूरियां आदमी को किस तरह से कमज़ोर कर देती हैं, ये भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि एक परिवार को बनाए रखने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इन सब को देखा और समझा। तो बच्चों, आप अच्छे से प्रश्नोत्तर करिएगा। कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।